हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बेटा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ किंगडम फंगाई। एनसीईआरटी का पार्ट है। आज हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। इसकी ध्यान से आपको करना है, ध्यान से सुनना है। और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ सारे के सारे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। चाहो तो आप एनसीईआरटी की बुक में भी नोट डाउन कर सकते हो। तो देखो, एक एक पॉइंट को हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी में से भी नीट एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं और एकेडमिक के लिए तो एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में नीट के लिए भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट देखो, इट इज द यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। एक एक लाइन को अच्छे से समझना है बेटा आपको। ये एक यूनिक किंगडम है जिसके सारे के सारे मेंबर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। जैसे आपने मोनेरा किंगडम पढ़ा, कुछ हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म थी, कुछ ऑटोट्रॉफिक फॉर्म थी, पढ़ा आपने। लेकिन ये एक यूनिक किंगडम है किसका? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में दोनों पॉइंट आ चुके हैं। नीट बोर्ड एग्जाम्स कह रही हूँ, नीट एग्जाम्स में कई बार आते हैं और आपको आपके टेस्ट में भी, यूटी में, माइनर टेस्ट में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जब हमने मोनेरा किंगडम पढ़ा था तो मैंने बोला था कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? किंगडम मोनेरा के मेंबर्स में। लेकिन अगर हम बात करें सिंपली डाइवर्सिटी की, सबसे डाइवर्स ग्रुप कौन सा है? तो सबसे डाइवर्स ग्रुप है बेटा किंगडम फंगाई। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको किंगडम फंगाई में देखने को मिलेगी। और ये किस चीज़ में डाइवर्सिटी शो करता है? मॉर्फोलॉजी, क्योंकि हम एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखते हैं। मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के अकॉर्डिंग सबसे डाइवर्स ग्रुप कौन सा है, या सिंपली बोल दे मोस्ट डाइवर्स किंगडम कौन सा है, तो कौन सा है बेटा? किंगडम फंगाई। लेकिन अगर ऐसे बोले मोस्ट मेटाबॉलिकली डाइवर्स ग्रुप कौन सा है, तो वो है आपका किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दे दिए फंगाई के, जैसे कि ब्रेड के अंदर माउल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ब्रेड एक माउल्ड को डेवलप कर लेती है, तो ये भी किसकी वजह से होता है? फंगाई की वजह से। ऑरेंज के अंदर रॉट डेवलप हो जाता है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? एक फंगाई का एग्जाम्पल है। मशरूम जो हम खाते हैं वो भी क्या है बेटा? एक फंगाई है। टोड स्टूल जो होते हैं वो भी फंगाई है। और इवन मस्टर्ड प्लांट के लीव्स के ऊपर जो आपको वाइट स्पॉट दिखाई देते हैं वो भी किसके हैं? एक पैरासिटिक फंगस के हैं। आगे हम एनसीईआरटी में ही पढ़ेंगे कि वो पैरासिटिक फंगस कौन सा है? एल्ब्यूको। ईस्ट, ध्यान से सुनना बेटा, किंगडम फंगाई में एक यूनिसेल्युलर फंगाई आता है। ज़्यादातर जनरली हम कहते हैं फंगाई के जो मेंबर्स होते हैं वो मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं, लेकिन ईस्ट कैसा है? यूनिसेल्युलर है। ईस्ट को यूज़ किया जाता है ब्रेड मेकिंग के लिए और बियर मेकिंग के लिए। जो फर्मेंटेशन कराया जाता है वो किसकी हेल्प से कराया जाता है? ईस्ट में। तो ये यूँ कह रहे हैं कि हम जो ईस्ट यूज़ करते हैं ब्रेड मेकिंग और बियर मेकिंग के लिए, तो वो भी क्या है? एक यूनिसेल्युलर फंगाई है। वीट के अंदर रस्ट डिजीज जो कॉज करता है वो भी क्या है? एक फंगाई है, और उस फंगाई का नाम क्या है? पक्सीनिया। क्या है बेटा? पक्सीनिया। एक ऑर्गेनिज्म है पेनिसिलियम, जो कि एंटीबायोटिक के सोर्स का काम करता है, जिससे हमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड होती है, वो भी क्या है बेटा? एक फंगाई है। तो ये हमारी डे टू डे लाइफ में फंगाई का कंट्रीब्यूशन बता दिया कि हमारी डे टू डे लाइफ में फंगाई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। हर फील्ड से हर जगह हमें फंगाई देखने को मिल सकते हैं। अपने सराउंडिंग में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हर जगह आपको फंगाई देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि फंगाई आर कॉस्मोपॉलिटन इन अकरेंस। हर जगह आपको मिलेंगे, दैट मीन्स दे अकर इन एयर। एयर में भी मिल जाएंगे आपको, वाटर में भी मिलेंगे, सोइल में भी मिलेंगे, और इवन ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स।
सभी के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे आपको फंगाई। दैट मीन्स इनकी अक्रेंस कैसी है, कॉस्मोपॉलिटन अक्रेंस है, ठीक है। अगर इनकी हैबिटेट की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट है, अगर इनकी हैबिटेट की अगर हम बात करें तो दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये कैसे एरियाज में प्रेफर करते हैं ग्रो करना, ऐसे एरिया जो वार्म है और ह्यूमिड है। दे प्रेफर टू ग्रो ऑन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। इसीलिए बेटा जर्नली हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर। तो क्यों रखते हैं, क्योंकि इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड। क्यों खराब क्यों हो जाता है, या तो बैक्टीरियल अटैक की वजह से या फंगल अटैक की वजह से। लेकिन अगर हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो फंगाई और बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। बैक्टीरिया भी लो टेम्परेचर पे उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, और फंगाई भी वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस को प्रेफर करते हैं। दैट मीन्स लो टेम्परेचर वाली कंडीशंस को ये प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम आते हैं इनकी बॉडी फॉर्म को लेकर के कि इनकी बॉडी कैसी होती है, ठीक है। तो अगर हम ईस्ट को छोड़ दें, एक्सेप्ट ईस्ट, अब ईस्ट तो हमें पता है ईस्ट कैसे है, यूनिसेल्यूलर है। कैसे है, यूनिसेल्यूलर। ईस्ट कैसे है, यूनिसेल्यूलर। ध्यान देना, आपसे पूछ सकते हैं यूनिसेल्यूलर फंगाई का नाम बताओ, तो क्या बताना है आपको, ईस्ट बताना है। कमर्शियली इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बियर मेकिंग के अंदर, वाइन मेकिंग में, बेकरी में इनको हम यूज़ करते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको छोड़कर बाकी जो फंगाई होते हैं दे आर फिलामेंटस। वो कैसे होते हैं बेटा, फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस मतलब लॉन्ग थ्रेड लाइक बॉडी होती है। बेटा हम किसी भी इन्फेक्टेड फूड को देख करके हम बता सकते हैं कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से कंटामिनेटेड है या फंगाई से। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया तो आपको कैसी अपीयरेंस देगा, जैसे वैक्स होता है ना, कैंडल होती है हमारी, मोमबत्ती होती है, तो मोमबत्ती का जब हम वैक्स गिराते हैं तो वो एक जब सेटल होता है तो बिल्कुल स्मूथ सी अपीयरेंस आती है। तो वो अपीयरेंस तो किसकी होती है, बैक्टीरिया की। और फंगाई को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगी। कैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो वो होता है फंगाई। क्यों, क्योंकि फंगाई की बॉडी कैसी होती है, फिलामेंटस होती है, लॉन्ग थ्रेड लाइक होती है। अब फिलामेंटस बॉडी में इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, या तो ये हाइफे होते हैं बेसिक तो, या फिर कई बार माइसीलियम भी बना लेते हैं। तो हाइफे क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हाइफे क्या है, इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही टर्म। इट इज द लॉन्ग स्लैंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपसे कोई हाइफे की डेफिनेशन पूछ ले तो आप क्या कहोगे, दे आर लॉन्ग स्लैंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ फंगाई। उनको हम क्या कहते हैं, हाइफे। अब सीनोसाइटिक हाइफे का मतलब क्या होता है बेटा, कई बार हाइफे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस ट्यूब की फॉर्म में होते हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm। multinucleated cytoplasm किससे फिल्ड होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से फिल्ड होते हैं। मतलब कहना क्या चाह रहा है, ये चीज़ देखो बेटा, जैसे ये हमारा हाइफे है, इसके अंदर ये दो हमारी सेल्स हैं। मान लो ये सेल जो है ये डिवीजन करती हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। तो दोनों न्यूक्लियाई ने डिवीजन किया, तो कैसे किया, ये न्यूक्लियाई भी दो में डिवाइड हो गया और ये वाला न्यूक्लियाई भी दो में डिवाइड हो गया। तो उसके बाद क्या होता है बेटा, जर्नली तो क्या होता है, इन दो न्यूक्लियाई के बीच में सेप्टा की फॉर्मेशन हो जाती है, क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है, ताकि हर सेल फिर से क्या हो जाए बेटा, यूनिन्यूक्लिएटेड हो जाए। लेकिन जिनमें सीनोसिटिक हाइफे होता है उनमें क्या होता है बेटा, जैसे एक न्यूक्लियाई से दो बने तो भी इनके बीच में सेप्टा की फॉर्मेशन नहीं हुई, फिर 2 से 4 बन गए
तो भी इनके बीच में सेप्टा की फॉर्मेशन नहीं हुई। तो एक ऐसी लॉन्ग कंटिन्यूस ट्यूब बन जाती है जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिनोसाइटिक हाइफे कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, उसको हम सिनोसाइटिक हाइफे कहेंगे। ठीक है, हालांकि बाकी में क्या होता है, दे हैव सेप्टा या क्रॉस वॉल इन देयर हाइफे, और इनके केस में भी ध्यान रखना, हालांकि वैसे तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन जब कोई गेमेटिक सेल ये बनाते हैं तब इनके केस में सेप्टा की फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन नॉर्मली नहीं होती है। अब आते हैं माइसीलियम क्या होता है। तो माइसीलियम क्या है, कई बार जो हाइफे होते हैं वो एक नेटवर्क बना लेते हैं, तो दे फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ हाइफे, नेटवर्क बना लेते हैं। तो माइसीलियम क्या है, हाइफे जब नेटवर्क बना लेता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाइफे माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, तो ये है इनकी बॉडी फॉर्म के बारे में। अब आता है सेल वॉल के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो फंगाई की जो सेल वॉल होती है, फंगाई सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। फंगाई की सेल वॉल किससे बनी हुई है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी हुई है। ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, मोनेरा के मेंबर्स की सेल वॉल किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन, या उसको हम म्यूरिन भी कहते हैं। फंगाई की सेल वॉल किसकी बनी है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। बहुत बार नीट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तो हम बता ही चुके हैं कि इट इज़ ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, कि ये एक यूनिक किंगडम है जिसके अंदर कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। लेकिन हेट्रोट्रॉफिक में कौन सा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, तो मोस्टली वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, सैप्रोफाइट। क्यों, क्योंकि मोस्टली दे एब्जॉर्ब soluble organic matter from dead substrates। कहना क्या चाह रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं, सैप्रोफाइट्स में क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है सबसे पहले जो फूड मैटर होता है जिसको डाइजेस्ट करना है उसको एनगल्फ नहीं करते हैं, सबसे पहले उसको बाहर ही उसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट कर देते हैं, फिर बॉडी से बाहर ही उस फूड का डाइजेशन होता है, और उसके बाद सिर्फ डाइजेस्टेड मैटर को, या यूं कह दो सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले फूड को एनगल्फ करते हैं, और जब वो हमारी बॉडी के अंदर आता है तब हम उसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस को मिक्स करते हैं, और उसके बाद बॉडी में उसके डाइजेशन के बाद वो एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है मोस्टली, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, ये फूड को एनगल्फ नहीं करते हैं, बाहर ही उसका डाइजेशन करते हैं, और उसके बाद सिर्फ सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, या हम कहते हैं कि सिर्फ डाइजेस्टेड मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली तो फंगाई जो होते हैं वो सैप्रोफाइट की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पैरासाइट के तौर पर एक्ट करते हैं, और पैरासाइट जो होते हैं दे मोस्टली डिपेंड अपॉन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों पे आपको मिल जाएंगे। फंगल डिजीज भी हम आगे पढ़ेंगे हर क्लास के अंदर, जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। और कुछ फॉर्म जो होती हैं बेटा वो सिम्बायोंट के तौर पर भी रहती हैं, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये हम अलग से भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिम्बायोंट में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक तो है लाइकन और एक होते हैं माइकोराइजा। एक तो क्या है बेटा, लाइकन्स हैं, और दूसरे क्या है, माइकोराइजा। बेटा लाइकन्स जो हैं इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एल्गी एंड फंगाई के बीच में। किसके बीच में होती है, एल्गी एंड फंगाई। एनसीईआरटी ने यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही बताया है, आगे एंड में लाइकन्स के बारे में
थोड़ा सा और बता दिया है, वो भी एनसीईआरटी का मैं आपको बता देती हूँ। एनसीईआरटी क्या कह रही है, एल्गल कंपोनेंट को हम कहेंगे फाइकोबायोन्ट और फंगल कंपोनेंट को हम बोलेंगे माइकोबायोन्ट। ये लाइकन के बारे में मैं बता रही हूँ जो एनसीईआरटी ने दिया है, क्योंकि बेटा फाइको वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, एल्गी के लिए, और माइको वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, फंगाई। इसलिए दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फंगाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, और एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, फिर इसने ये कहा कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो दोनों को बेनिफिट मिलता है। एनसीईआरटी क्या कह रही है, फंगाई को तो क्या बेनिफिट मिलता है, फंगाई है हेट्रोट्रॉफिक, तो एल्गी से क्या लेगा, फूड लेगा। इसके बदले में एल्गी को क्या बेनिफिट मिलेगा, एक तो फंगाई उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा, और मोस्टली फंगाई क्योंकि सैप्रोफाइट डीकम्पोजर्स का काम करते हैं तो ये इसको वाटर और मिनरल सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, वाटर और मिनरल सप्लाई करेंगे। लाइकन मोस्टली पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं। क्यों, क्योंकि जो एरिया पॉल्यूटेड होते हैं वहां पर लाइकन की ग्रोथ नहीं होती है। तो ये मैंने आपको एनसीईआरटी बता दी, खास करके सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन के लिए सेंसिटिव होता है, तो लाइकन की एनसीईआरटी भी मैंने आपको बता दी है। माइकोराइजा में एनसीईआरटी ने सिर्फ इसकी डेफिनेशन दी है। ये क्या कह रहे हैं, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है किस किस के बीच में, फंगाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, फंगाई और हायर प्लांट्स की रूट्स के अंदर। बेटा जो लाइकन की एनसीईआरटी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बिल्कुल एंड में दी हुई है, वायरस के बाद आपको ज़रूर करनी है, इंपॉर्टेंट है, उसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनता है, या तो पॉल्यूशन इंडिकेटर वाला या फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट वाला, कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको मिल भी जाएगा। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन इन फंगाई, कि फंगाई में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो फंगाई में अगर हम देखें तो आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। ठीक है, तीनों मेथड आपको देखने को मिलेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम इसमें बात करें तो इट अंडरगो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, या तो फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करता है, या फ्यूजन से मल्टीप्लाई करता है, या फिर बडिंग होती है। तीन मेथड हमने स्टडी किए, यहाँ पे एनसीईआरटी ने सिर्फ इनके नाम बताए, या तो फ्रेगमेंटेशन से करेगा, या फ्यूजन से, या बडिंग से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये स्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और एसेक्सुअल स्पोर कौन कौन से बनेंगे वो चीज़ ध्यान से सुनना। स्पोर वाला पॉइंट है फंगाई का इंपॉर्टेंट है, या तो कोनिडिया बनाता है, ठीक है, या फिर स्पोरेंजियोस्पोर बनाता है, या फिर बेटा जू स्पोर बनाता है। बेटा जू वर्ड जिस भी स्पोर के आगे लग जाता है इसका मतलब वो मोटाइल स्पोर है। कैसे स्पोर है, मोटाइल। कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जू स्पोर दे आर एसेक्सुअल स्पोर। वो कैसे स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इनमें वो भी स्पोर के थ्रू होती है, ध्यान देना, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि ये एसेक्सुअल स्पोर है। अलग अलग पूछ सकते हैं, सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से बनेंगे, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। कौन कौन से स्पोर बताएं बेटा, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। दे आर कॉल्ड सेक्सुअल स्पोर। ये कैसे स्पोर है बेटा, सेक्सुअल स्पोर है। ठीक है, अब इनके अंदर जो ये स्पोर की फॉर्मेशन मैंने बताई, खास करके सेक्सुअल स्पोर की जो फॉर्मेशन होती है वो डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स के अंदर होती है, जिनको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंगाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। सेक्सुअल साइकिल क्या है फंगाई की, तो सेक्सुअल साइकिल को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है प्लाज्मोगैमी, सेकंड स्टेप होता है कैरियोगैमी, और थर्ड स्टेप होता है मियोसिस।
मियोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। मियोसिस होगी और क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। बेटा जो प्लाज्मोगैमी होता है इसमें क्या होता है, दो गैमीट्स के का जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फ्यूज हो जाता है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू गैमीट। और ये गैमीट कैसे हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। दे में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई भी फंगाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसके जो दो हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप, कंपैटिबल मतलब सुटेबल, उनकी जो सुटेबल मेटिंग टाइप है वो आपस में पास पास आते हैं। ठीक है, पास पास आने के बाद उनकी दो हैप्लॉइड सेल आपस में फ्यूज होंगी। कैसे फ्यूज होंगी, पहले उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। ठीक है, फिर क्या होता है, उनका न्यूक्लियस फ्यूज होगा, तो न्यूक्लियस फ्यूज होगा, तो न्यूक्लियस फ्यूज होगा तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगी, और फिर उसके अंदर मियोसिस होता है और हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया बेटा, ध्यान से सुना। सबसे पहले टू हाइफे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास पास आते हैं। फिर क्या होता है बेटा, प्लाज्मोगैमी होती है। अब एक चीज सोच के देखो, ये एक हाइफे है और ये एक हाइफे है, इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो सिर्फ, तो हमारे पास एक ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है जिसमें दो न्यूक्लियाई होंगे, एक ऐसी सेल बन जाएगी जिसमें दो न्यूक्लियाई होंगे। तो मोस्टली तो क्या होता है, प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद ये न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए तो ये हैप्लॉइड थी, ये हैप्लॉइड थी, तो ये कैसी बन गई 2n, तो तुरंत ही क्या हो जाता है बेटा, कैरियोगैमी हो जाती है। लेकिन दो क्लासेज हमारे पास ऐसी हैं, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। इन क्लासेस में क्या होता है बेटा, प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी होने के बाद बीच में ये एक ऐसी स्टेज बन जाती है जिसमें एक सेल में दो न्यूक्लियाई होते हैं, तो ये न्यूक्लियाई भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो इसकी प्लॉइडी हम क्या बोलेंगे, n+n, क्योंकि हम 2n नहीं बोल सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं, और हम इसको हैप्लॉइड भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि न्यूक्लियाई दो हैं हमारे पास, तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, n+1। तो ये जो एक एडिशनल स्टेज आ जाती है इन फंगाई के अंदर, इस स्टेज को हम कहते हैं डाइकैरियोफेज, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे डाइकैरियोन। कैसे दिखती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो देखो, ये दो हमारे पास हाइफे हैं ऑफ सुटेबल मेटिंग टाइप। ठीक है, इनकी सबकी हर सेल हैप्लॉइड है। तो सबसे पहले क्या हुआ, पास पास आए, फिर इनके अंदर प्लाज्मोगैमी हो गया। प्लाज्मोगैमी हो गया तो एक सेल में एक न्यूक्लियाई इसका और एक इसका, तो इनके केस में प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी। तो बीच में एक ऐसी स्टेज आ गई जिसमें सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, डाइकैरियोन, और इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, n+n। फिर बाद में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद डाइकैरियोन स्टेज बनने के बाद दोनों पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज हो गए तो कंडीशन कैसी आ गई, एक एक न्यूक्लियाई वाली, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अब न्यूक्लियाई की प्लॉइडी कैसी हो गई है, डिप्लॉइड हो गई है। तो ये सेल जिसने प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी कर चुके हैं, वो उसकी सेल कैसी हो जाएंगी, डिप्लॉइड। फिर क्या होता है, ये जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी,
एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसमें स्पोर की फॉर्मेशन होगी, तो वो फ्रूटिंग बॉडी पहले बनती है। उसके बाद फ्रूटिंग बॉडी की सेल्स में मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं बेटा, क्योंकि मियोसिस से क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है। तो हाफ हो जाता है तो प्लोइडी थी 2n, 2n से कैसे हो जाएगी, n हो जाएगी, तो हैप्लोइड स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये थी इनकी सेक्सुअल साइकिल। अब हम आगे बात करेंगे किंगडम फंगाई को फर्दर क्लासेस में कैसे डिवाइड किया जाए। तो फंगाई जो किंगडम है उसको इसकी क्लासेस में डिवाइड करने के लिए जो बेस हमने बनाया है वो बेस क्या है, या यूं भी पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपको एकेडमिक टेस्ट में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि करेक्टर्स विच फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम फंगाई इनटू वेरियस क्लासेस। कौन कौन से करेक्टर है जो इनके क्लासिफिकेशन का बेस बनाते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, एक भी करेक्टर आपका छूटना नहीं चाहिए जब आपका एकेडमिक पेपर होता है। एक तो करेक्टर होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, एक तो कैरेक्टर क्या होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। दूसरा कैरेक्टर होता है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे तो हम बात करेंगे माइसीलियम कैसे है, सेप्टा बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, हाइफे की फॉर्म में है, मतलब हमने कहा माइसीलियम नेटवर्क बनाएगा, सिनोसिटिक है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, कैसे है। और दूसरा कैरेक्टर आता है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मोड कैसा है, कौन कौन से स्पोर बनते हैं। ठीक है, तीसरा कैरेक्टर जो हम देखा जाता है वो होता है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी कौन सी बनती है, तो ये मेन क्राइटेरिया है जिनको यूज किया जाता है किंगडम फंगाई को इसकी क्लासेस में डिवाइड करने के लिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, हाफ एनसीईआरटी हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।